ठीक है, कुछ शब्द को हम लोग जो है समझेंगे। एक शब्द होता है फोन, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, या इसी को हम लोग जो है बोलते हैं हिंदी में स्वन। ठीक है, या यही हम लोग का एक तरह से दूसरे शब्द में कहलाता है ध्वनि। ठीक है, ये आपके जितने लिखा हो ना यहाँ से, ठीक है, ये स्वन, उसके बाद ये फोन और ये ध्वनि, ये सब जो है आप लोग के एक ही शब्द है, मतलब एक ही अर्थ होता है सबका। ठीक है, अब वर्ण वर्ण बनने से पहले जो है वो वर्ण आप लोग का पहले जो मूल होता है उसका वो ध्वनि होता है। ठीक है, या उसी को हम लोग जो है स्वन कहते हैं। ठीक है, इसकी कुछ बातें हैं कि ये अमूर्त है। ठीक है, ये अमूर्त है, इसको ना हम लोग लिख नहीं सकते, लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए मैं, जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे गाय अगर चिल्ला रही है, ठीक है, तो उसको आप लिख पाएंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे ना, उनका कुछ नाम है। जैसे सुअर का चिल्लाना को ना, सुअर जैसे आवाज करते हैं उसको ग्रटिंग बोलते हैं। ठीक है, सुअर जैसे चिल्लाता है ना उसको ग्रटिंग बोलते हैं। जो भी आप उसको, गाय जो आवाज करते हैं उसको बेउलिंग बोलते हैं। मतलब उस चिल्लाना को लिख नहीं सकते, उसका प्रकार को हम लोग जो है बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कोयल आवाज करती है उसको क्या बोलते हैं? उसको भी एक हम लोग जो है कोयल का कूकना कहते हैं ना। ठीक है, तो वो सारा चीज क्या है? ध्वनि है। ठीक है, उसको आप लिख नहीं सकते। जैसे इसको लिख सकते हैं क्या? नहीं लिखा जा सकता ना। ठीक है, तो वही चीज क्या कहलाता है आप लोग का जो है फोन कहलाता है, या वही आप लोग का क्या कहलाता है? ध्वनि। इसको हम लोग लिख नहीं सकते। ठीक है, लिखित रूप उसका जो है नहीं हो सकता। यही चीज आप लोग का क्या है? अमूर्त है। ठीक है, देख थोड़ी पा रहे हैं आप लोग, मैं ये जो साउंड किया या गाय जो वो आवाज किया। ठीक है, दूसरा चीज इसको लिखा नहीं जा सकता, तो ये कुछ बातें हैं। ठीक है, बन जाएगा इतना। उसके बाद हम लोग का दूसरा जो होता है, ठीक है, वो है आप लोग का वर्ण। ठीक है, ये जो वर्ण होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं। वर्ण को हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ण को लिख सकते हैं, लेकिन इनका अर्थ नहीं होता। अर्थ अस्पष्ट होता है, मतलब अर्थ होता ही नहीं है, अर्थ नहीं होता। ठीक है, अर्थ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए क, ठीक है, च, त, ये इनका कोई मीनिंग थोड़ी निकलता है जी। अर्थ कोई निकलता है क्या? इनका कोई अर्थ नहीं निकलता ना। ये मत बोलना ना ये कबूतर का, तो कबूतर का अर्थ निकलता है, ऐसा नहीं ना। वो हम याद करने के लिए वर्णमाला में क से कबूतर पढ़ते हैं। ठीक है, क का कोई मीनिंग नहीं है, ना च का है, ना ट का है, ना त का है। ठीक है, जितने हैं और वर्ण वो उनमें से किसी का नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग का क्या कहलाता है? वर्ण। इसका कोई भी जो है क्या नहीं होता? अर्थ जो है नहीं होता। ठीक है, अब यदि इन वर्णों को अगर हम लोग क्या कर दें? व्यवस्थित कर दें। ठीक है, क्या कर दें? अगर व्यवस्थित कर दें उन वर्णों को। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ते हैं वर्णमाला में पहले अ आएगा फिर आ आएगा, तो हमने क्या किया? इसको व्यवस्थित किया हुआ। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना पढ़ते हैं कि पहले क आ गया फिर हमने अ लिख दिया फिर ट लिख दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, हर जो आप लोगों का वर्णमाला में जो आप लोग के वर्ण हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से यहाँ ये जो वर्ण है, ठीक है, और उसके बाद ये जो माला है, माला का अर्थ होता ही क्या है? एक तरह से व्यवस्थित। ठीक है, आप माला बनाते हैं तो फूलों को कितना अरेंज करते हैं, जितना ज्यादा अच्छा अरेंजमेंट होगा उतना अच्छा माला बनता है, होता है ना। ठीक है, कुछ बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा वाला फूल कोई छोटा वाला फूल जैसा पाए वैसा बना दी, अच्छा नहीं दिखता, होता है ना। तो वर्णों के व्यवस्थित जो हमारे ग्रुप है ना वो एक साथ क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं वर्णमाला। ठीक है, समझ में आ गया? तो वर्णों का क्या? व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह वो क्या कहलाता है? वर्णमाला। उनका भी कोई अर्थ नहीं है। मतलब ये है कि वर्ण क्या है? ये एक है, और वर्णमाला क्या है? वो ग्रुप है, वो समूह। ठीक है, लेकिन वो क्या रहता है? अरेंज रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो वर्णों का व्यवस्थित समूह, ठीक है, वर्णों का
व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह, ठीक है, क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ये बन जाएगा, वर्णमाला कहलाता है। इतना में कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक, चलिए अब आगे देखिए अगले नंबर पर। यहां एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अलिखित रूप तो ये है आप लोग का, और ये क्या है? आप लोग का लिखित रूप है, दोनों में। ठीक है, जब वर्णों को हम लोग जोड़ देते हैं ना तो बनता है हम लोग का क्या? शब्द। ठीक है, क्या बनता है? शब्द। ठीक है, तो अगले नंबर पर आप लोग का क्या? शब्द। कि ये शब्द क्या है? वर्णों को अगर जोड़ दें तो यहां क्या हो रहा है? हम लोग का लिख सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं, अर्थ नहीं होता, लेकिन वहां वहां क्या होता है? अर्थ होता है। ठीक है, तो अर्थ यहां होता है। जैसे हमने जोड़ दिया, मान लो क को, म को और ल को, ये जोड़ दिया। ठीक है, तो अगर वर्ण के जोड़ से या वर्णों को जोड़ देने से, वर्णों को जोड़ देने से जो सार्थक, वर्णों को जोड़ देने से जो सार्थक शब्द बनता है, वर्णों को जोड़ देने से जो सार्थक शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, बन जाएगा इतना। एक चीज और ध्यान रखेंगे यहां कि शब्द जो होता है ना वो व्याकरणिक नियमों से परे होता है, व्याकरणिक नियमों से बंधा नहीं होता। ठीक है, व्याकरणिक नियमों से परे होता है, व्याकरणिक नियमों से, ठीक है, व्याकरणिक नियमों से परे होता है। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि एक तरह से जो है आप लोग का ये हो, लेकिन व्याकरणिक नियमों से वो परे होता है। जैसे कैसे? मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि ये कमल जो है इसका लिंग बताइए, ठीक है, तब वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये अगर जो है मान लो किसी फूल का नाम है तो फिर हम लोग इसको स्त्रीलिंग में ले लें, या फिर किसी लड़के का नाम है तो इसको पुल्लिंग में ले लें। ठीक है, तो आप वहां पर व्याकरणिक नियमों से बांध पा रहे हो क्या इसको? ठीक है, आप नहीं पा रहे हो ना। आप लड़का है कि लड़की नहीं बता पा रहे हो, लिंग की पहचान आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं ना? ठीक है, बन जाएगा ना। संज्ञा की भी पहचान आप जो है एक तरह से स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? है ना? तो एक तरह से यहाँ ये ऐसे जो शब्द हैं, मतलब ये आप लोग के जो जोड़ से, वर्णों के जोड़ से जो बन रहा है हम लोग का, वो क्या कहलाता है? शब्द। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है क्या? शब्द। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द। ठीक है, बन जाएगा ना? ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होंगे, वर्ण का कोई अर्थ होता नहीं है तो इसको तो लेना ही नहीं है। ये एग्जाम में अभी अभी आपको जो एग्जाम कुछ हुआ है ना उसमें टेट के एग्जाम में पूछा है शायद ये। ठीक है, बन जाएगा इतना। बनेगा ना? आगे बढ़े, चलिए अब आगे देखिए। आगे आप लोग का है वो है पद। ठीक है, पद क्या होता है? तो शब्द और पद में बस इतना अंतर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहां लिख दूं, ठीक है, वही कमल के बारे में, कमल घर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो कमल है, ठीक है, अब ये कौन है बताइए मेरे को? अब कौन है ये कमल? इसको कोई समझ रहे हैं क्या कि ये फूल है? समझ रहे हैं क्या? इसके पहले जो कमल लिखा था वो क्या था? कंफर्म था कि, मतलब कंफर्म नहीं था कि वो लड़का है कि लड़की है कि फूल है कि क्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये जो लिखा हूं मैं, कमल घर जा रहे हैं, इससे ये कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ कि ये फिक्स क्या है? आप लिंग की पहचान कर पा रहे हैं? मतलब एक तरह से क्या हो गया? व्याकरणिक नियमों से बंध गया। ठीक है, व्याकरणिक नियमों से बंध गया। तो ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जो व्याकरणिक नियमों से बंधे होते हैं, ठीक है, व्याकरणिक व्याकरणिक नियम से बंधे शब्द, व्याकरणिक नियम से बंधे शब्द, व्याकरणिक नियमों से बंधे शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। इतना समझ में आया जी? बनेगा ना? ठीक, एक चीज और थोड़ा सा
कि जैसे मान लीजिए कुछ चीजें और ले लेते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए मैं लिखा आप आए, ठीक है, ये ऐसे जो कुछ शब्द रहेंगे ना जहां आपको किसी भी चीज की स्पष्टता नहीं मिलेगी, यहां से आपको जो है कौन का जवाब, ठीक है, नहीं मिल रहा है, कहां का जवाब नहीं मिल रहा है, कैसे का जवाब भी नहीं मिल रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन बने ना, तो ऐसा जो हमारा शब्द का जो पेयर होगा ना, वो भी आप लोग का क्या होगा, पद होगा। समझ में आ गया? तो दो तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ आप आए में पता चल रहा है कि लड़का है कि लड़की है कि 10 है कि 20 है कि 25 है, ठीक है। कहाँ आए, कैसे आए, कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं ना। तो उस कंडीशन में वो भी क्या होता है, पद होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, है ना, कि जब हम लोग को कौन, कहाँ, कैसे, इन सब का भी जवाब नहीं मिलता, तब हम लोग का वो क्या होता है, पद होता है। ठीक है, बन जाएगा? समझ में आ रहा है अच्छे से सबको? चलिए ठीक है, तो ये इतनी चीजों को कम से कम आप लोग जो है याद रखेंगे वर्णमाला को पढ़ने से पहले, ये जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है आगे और जो है देखेंगे। ठीक है, बनेगा? ठीक, इसी में क्रम को याद रख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है जैसे कि हमने ध्वनि के बारे में देखा, ठीक है, उसके बाद ध्वनि से वो वही वर्ण बनता है। ध्वनि को ही हम लोग जो है एक तरह से फोनीम या फोन भी कहते हैं। ठीक है, यही आप लोग का जो है एक तरह से स्वन भी कहलाता है। ठीक है, फिर जाके वो बनता है वर्ण। वर्ण से आप लोग का जो है एक तरह से शब्द, शब्दांश कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद शब्द। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग का जो है पद। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग का उपवाक्य। ठीक है, फिर उसके बाद होता है आप लोग का वाक्य। ठीक है, वाक्यों से फिर बनता है अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद। ठीक है, इसी में आप लोग का जो है आगे जो है वो बनता है अनुच्छेद से पाठ। ठीक है, फिर उसके बाद बनता है वो रचना। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि पाठ का जो ग्रुप होगा उससे पुस्तक बनते भी हैं। ठीक है, पाठ का जो ग्रुप होगा उससे क्या, पुस्तक। और फिर उसके पश्चात जो है बनता है रचना या ग्रंथ। ठीक है, ऐसे एक क्रम को याद रख लेना। जो इसमें बताने लायक था उसको बता दिया हूं मैं, है ना। आगे हम लोग जब साहित्य पढ़ेंगे, ठीक है, उतना लंबा क्लास आप लोग के सिलेबस के हिसाब से मैं देखूंगा कि साहित्य जब पढ़ेंगे तो ये सब के बारे में हम लोग और डिटेल में करेंगे। ठीक है, बनेगा ना? अभी हम लोग केवल उन उन चीजों को पढ़ रहे हैं ना जो गद्यांश के व्याकरण हैं। ठीक है, जो गद्यांश के व्याकरण है, केवल रस, छंद, अलंकार, ये सब के सब जो है आप लोग के काव्य के व्याकरण होते हैं। काव्य को मापने के लिए उनका प्रयोग करेंगे। और गद्यांश के व्याकरण को जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें वो चीज नहीं आता। ठीक है, तो इनके बारे में जितना बताना था अभी के लिए मैं आप लोग को अभी बताया हूं, तो उतना को आप लोग रखे रहिए याद। ठीक है, आगे हम लोग और डिटेल करेंगे। ठीक है, बनेगा? आगे बढ़े फिर। चलिए ठीक है, अब देखिए आगे आप लोग का जो है, जैसे कि जो वर्णमाला है, तो वर्णमाला में कुल जो है वर्णमाला, ठीक है, कुल जो वर्णमाला है वो कितने हैं, तो वो 53 है। ठीक है, 52 मत मानिएगा अभी। ठीक है, अगर कहीं 53 दिख रहा है तो आप 53 में जाइए। 52 पहले थे, अभी आप लोग का जो है कितना है, ये 53 है। ठीक है, जिसमें आप लोगों का अगर हम लोग देखें, जैसे कि हम लोग अगर इसमें स्वर की बात करें, ठीक है, सबसे पहले तो स्वर आप लोग के जो है 11 हैं। ये याद रखिएगा, ये 11 स्वर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ठीक है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार उन्होंने कितना स्वर माना है, केवल 11। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितना स्वर माना है उन्होंने, केवल 11। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे एक चीज, इसमें आप लोगों का ये जो 11 है ना, ठीक है, तो इसमें आप लोग का जो अनुस्वार है और जो विसर्ग है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 11 बच रहे हैं वही हैं। ठीक है, जैसे अ, है ना, आ, ई, ठीक है, ई, है ना, उ, री, ठीक है, और कौन कौन से आप लोग के, ए छूट गया ना, अच्छा, ए, ओ और औ, हो गया 11 ना। ठीक है, तो ये आप लोग के 11 जो स्वर हैं
कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ठीक है, इन्होंने कितना माना है 11, और जो व्यंजन है ना उस व्यंजन को इन्होंने माना है 33। कितना माना है? 33। तो जो कामता प्रसाद गुरु हैं उनके अनुसार से जो पूरा वर्णमाला है, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है? तो 44 है, याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। हम लोग डिराइव्ड वाला जो अभी पढ़ते हैं, ठीक है, वो अलग अलग स्रोत के अलग अलग जो है मत के आधार पर पढ़ते हैं, लेकिन ये जो इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, ठीक है, कौन सा? अष्टाध्यायी, हिंदी के व्याकरण के संबंध में ये बुक है, और इसमें उन्होंने ये सब चीजों का जिक्र किया हुआ है। इनको जो है एक तरह से हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं? हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। पाणिनि कौन थे? तो संस्कृत के विशेषज्ञ थे ना पाणिनि, ठीक है, उनकी भी अपनी बुक है। तो जैसे पाणिनि का जो है एक तरह से स्थान है संस्कृत का, संस्कृत में, तो वैसे ही आप लोग का जो कामता प्रसाद गुरु हैं उनका स्थान है किसमें? हिंदी में। इसीलिए इनके मत को विशेष माना जाता है। तब जाके मैं आपको इसको बता रहा हूं कि इनका जो ये मानना है कि 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, ठीक है, बन जाएगा इतना। चलिए अब देखिए, अब स्वर में हम लोग इसके अतिरिक्त जो पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग का अनुस्वार आ गया, मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूं। जैसे आप लोग का यहाँ स्वर में जो हम लोग देख रहे हैं, तो इसके अतिरिक्त और कौन कौन छूटा स्वर में? तो देखिए ये तो हो गया इतना पूरा, ठीक है, मैं अभी केवल संख्या के बारे में बात कर रहा हूं ना, ठीक है, तो ये 11 हो गया। इसके अतिरिक्त तो और कौन कौन सा आता है? एक है अनुस्वार, ठीक है, एक अनुस्वार, और दूसरा क्या आता है? विसर्ग, ठीक है, जिसमें आप लोग का लिखते ऐसा है इसको, और ये होता है आप लोग का ऐसा, ठीक है, बनेगा। और व्यंजन की अगर बात करें तो इसमें आप लोग के सबसे पहले जो है जैसे कि क वर्ग है, ठीक है, पूरा लिखते हैं क ख ग घ अंग, फिर उसके बाद जो है च छ झ य, ठीक है, ट ठ ड ढ अड़, ठीक है, फिर उसके बाद त थ द ध और न, उसके बाद जो है प फ भ ब और म, ठीक है, ये है ना, ठीक, कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ ठीक है ना, कुछ पूछ रहे हैं आप लोग? उमस हो जा रहा है तो दरवाजा खोल दीजिए। अब देखिए ये जितना भी लिखा हूं मैं, ये सब के सब जो है आप लोग के कहलाते हैं वर्गीय व्यंजन, ठीक है, क्या कहलाते हैं? वर्गीय व्यंजन, या इसी को हम लोग दूसरे शब्द में बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन, ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग का जो है अगले नंबर पर आता है, ठीक है, कौन सा? य र ल और व, ये आपके जितने हैं ये कहलाते हैं यड़ व्यंजन, ठीक है, क्या कहलाते हैं? यड़ व्यंजन, या इसी को हम दूसरे शब्द में बोलते हैं, ठीक है, और यड़ व्यंजन कहते हैं, या तो फिर अर्ध स्वर भी आते हैं, ठीक है, जिसमें अर्ध स्वर में प्रमुख रूप से हम मानते हैं किसको? य को, और आप लोग का जो है व को, ठीक है, मैं सबका कारण बताऊंगा आप लोग को, सबको डिटेल में बोलूंगा, मैं बस अभी संख्या की बात कर रहा हूं आप लोग को, है ना, ठीक है। उसके बाद आप लोग का जो है फिर आता है उष्म व्यंजन, ठीक है, जिसमें आप लोग का जो है 4 है, श श श और आप लोग का ह, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग का जो है आता है द्विगुण व्यंजन, ठीक है, द्विगुण व्यंजन, या इसी को बोलते हैं आप लोग का उत्क्षिप्त
व्यंजन, ये आधा प होता है ना, उपक्षिप्त, ठीक है, जिसमें आप लोग का कौन कौन से अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, या इसी को हम लोग दूसरे शब्द में और क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन भी, ठीक है, संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, बनेगा। उसके बाद आप लोग का फिर जो है आप लोग का आता है ताड़न जात, द्विगुण व्यंजन इसको थोड़ी बोलते हैं, नहीं बोलते ना, ठीक है, ये गलती से हुआ है, इसको थोड़ा सुधार लेंगे, द्विगुण नहीं होता ये ना, उच्छिप्त भी हम लोग जो है ताड़न जात, इसको संयुक्त ही बोलते हैं। ये आप लोग का ये संयुक्त है। उसके बाद फिर आप लोग का ताड़न जात है, या इसी को हम लोग जो है उपक्षिप्त भी बोलते हैं, ठीक है, या यही आप लोग का जो है और क्या कहलाता है, द्विगुण व्यंजन भी कहलाता है, ठीक है। तो ये कितने हैं आप लोग के, है ना, इसको लिखते हैं हम लोग जो है इस प्रकार से, अड़ा और या फिर ये ढड़ा, ऐसे ही पढ़ते हैं ना आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग का जो है और एक जो है जिसको आप लोग का इतना, ये कुल मिला के ये 52 हो गया, ठीक है। जैसे कि अगर काउंट करेंगे तो एक बार लिख लेते हैं, अभी है एक और नई ध्वनि, नई ध्वनि या नया वर्ण बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग लिखते हैं कुछ ऐसा, ये ऐसा लिखा था, ठीक है। ये एक आप लोग का ये नया जो ध्वनि है, ठीक है, या नया जो वर्ण है, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं ल के समान, ठीक है, लेकिन ल आप लोग का पूरा जो है ये खुला रहता है, ये बस ऐसा जुड़ गया है, दोनों जो है जुड़ गए हैं, ठीक है। तो देखो कुल मिला के आपके कितने हो गए, एक बार जो है देखते हैं। तो ये देखो ये आप लोग का कुल मिला कितना हो गया, ये 13 है, ये आप लोग का कितना हो गया, 13 है, ठीक है, जिसमें आप लोग का स्वर हम लोग उसको कह दिए। उसके बाद फिर आप लोग का ये कितना हो गया, जो वर्गीय स्पर्शी व्यंजन है, तो ये सब 5 है, 5 है इसका, तो ये कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। और फिर कितना हो गया इधर, है ना, ये कितने हैं, ये भी जो है ये 4 है, ठीक है, और ये भी कितना है, 4 है, ठीक है, और ये भी कितना है, 4 है, ठीक है। तो 13 और 25, ठीक है, और ये कितने पूरे 12, ठीक है, और ये कितना 2, और लास्ट में ये कितना 1, कितने हो गए, 5 3 8, 8 और 2 10, 11 12 और 13, 13 का ये 3 और बच्चा कितना 1, तो 1 2 3 और 4 और 5, कितने हो गए आप लोग के 53, ठीक है। तो संख्या कितनी है आप लोग की 53, ठीक है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। सबका अलग अलग हम लोग जो है जो क्लासिफिकेशन किए हैं कि सबको हम बोलते क्या हैं, उसको एक याद रखेंगे सरसरी तौर पर, डिटेल में हम लोग अभी फिर देखेंगे, बस अभी मैं संख्या बता रहा हूं, ठीक है, बनेगा। चलिए अब आगे देखिए, आगे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं किसका, स्वर का, ठीक है, जैसे हम लोग अगर स्वर को ले लें, ठीक है, तो स्वर को अगर हम लोग बोले, स्वर का अगर उच्चारण करें तो स्वर हम लोग बोलेंगे किसको, तो इनको बोलने के समय ना किसी भी प्रकार का जो है हम लोग को गैप नहीं करना पड़ता, तुरंत इसको हम लोग क्या करते हैं, उच्चारित करते हैं, समय नहीं लगता, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं अ, इसमें किसी भी प्रकार का गैप नहीं है, जैसे ही अगर गैप करेंगे ना तो हम लोग का कोई वो दूसरा बन जाएगा, ठीक है। तो इनको बोलने में किसी भी प्रकार का जो है समय नहीं लगता, मतलब स्पेस नहीं होता, टाइम स्पेस जीरो होता है, ठीक है, टाइम स्पेस क्या होता है, जीरो, नहीं लगता एकदम समय। जैसे बोल रहे हैं अ, आप जितना ज्यादा समय लेंगे ना उतना अस्पष्ट उच्चारण होगा स्वर का, जितना जल्दी आप उसको बोल के खत्म करेंगे ना उतना अच्छा उच्चारण होगा स्वर का, ठीक है, एक चीज ये। दूसरा चीज, अगर पूरे वर्णमाला की बात करें तो पूरा का पूरा वर्णमाला स्वर आश्रित होता है, पूरा वर्णमाला क्या होता है, स्वर आश्रित होता है, पूरा का पूरा वर्णमाला, ठीक है। लेकिन अगर खाली स्वर की बात करें तब ये जो है ये भी क्या होता है, ये स्व आश्रित होता है, ठीक है, ये क्या होता है, स्व आश्रित होता है, ठीक है। संपूर्ण वर्णमाला
स्वर आश्रित होता है, लेकिन केवल स्वर ये क्या होता है, स्व आश्रित, खुद पर डिपेंड होता है, किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ता इसको बोलने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, बनेगा इतना। ठीक, अब जैसे हम संख्या में इसकी टोटल जो है बात की 13 की, ठीक है, जिसमें हमने जो है ले लिया अ को, ठीक है, आ को, ई है ना, ई, उ, री, ठीक है, ए, ओ, और आप लोग का जो है क्या, ओ। ठीक है, और फिर ये आप लोग के 11 हो गए, और नीचे में जो 2 बचे, जिसमें अनुस्वार हो गया हम लोग का, और एक हो गया क्या, विसर्ग हो गया। ठीक है, ये जितने आप लोग के हैं सारे के सारे ना, मतलब जितने स्वर हैं ये सब के सब क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, सघोष किनको बोलेंगे, जिनको बोलने समय झंकार उत्पन्न होता है, गले में वाइब्रेशन आती है। ठीक है, तो सारे के सारे कैसे होते हैं, सघोष होते हैं, सब के सब। और दूसरा चीज, ये अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, केवल जो है विसर्ग को छोड़ करके। ठीक है, जैसे आप सबको बोलेंगे ना, तो प्राण वायु जब पूरी ना निकले वो अल्प प्राण, जैसे आप बोल रहे हैं अ, बहुत ज्यादा अ करके नहीं बोल रहे हैं आप, लेकिन इसको बोलेंगे ना तो पूरा अंदर से खींचना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात, अंदर से आपको पूरा जो है आहा करके बोलना पड़ेगा, मतलब सारा चीज को बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये महाप्राण होता है, केवल ये। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात, बनेगा ना। ठीक, तो ये चीजों को आप कुछ याद रखेंगे। एक चीज और थोड़ा ध्यान रखेंगे कि देखिए, जैसे ये दोनों को अगर हम लोग ले ले तो अनुस्वार और विसर्ग को, ठीक है, एक हम लोग लिखते हैं ऐसा, ठीक है, और एक हम लोग लिखते हैं ऐसा। ठीक है, ये आप लोगों का जो है ये अनुस्वार और ये अनुनासिक। ठीक है, ये जो आप लोग का पहला लिखा हो अनुस्वार ना, इसका जो प्रयोग होगा, ज्यादातर प्रयोग होगा केवल जो है जो लघु स्वर हैं उनमें, लघु में। ठीक है, किसमें प्रयोग होगा, लघु में। ठीक है, आप इसको ज्यादातर लगा हुआ ना आप छोटे में नहीं पाओगे, आप लगा रहे हो तो गलत है कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा कंगना, ठीक है, अंगना, ठीक है, ऐसे आप जो है ये नहीं लगाते, आप लगाते हैं ये। समझ में आ रही है मेरी बात। अनुस्वार की और क्या बात है कि जब हम अगर इसको हम लोग बोलते हैं ना, तो मुंह से वायु, ठीक है, मुंह से वायु, ठीक है, कम निकलती है, मुंह से वायु कम निकलती है, नाक से ज्यादा। ठीक है, नाक से ज्यादा। ठीक है, मतलब ये दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं बस आप लोगों को। और जितना आप लघु में प्रयोग करते हैं वो ज्यादातर ऐसे होंगे जो तत्सम के होंगे। किसके होंगे, तत्सम के होंगे। ठीक है, मतलब अनुस्वार का ज्यादातर जहां तक प्रयोग होगा वो जो किसमें होगा, मतलब छोटे में होगा, लघु में होगा, लघु स्वरों में या व्यंजन में, जिसमें भी। और साथ ही साथ आप लोग का ऐसे शब्द किसके होते हैं, तत्सम के होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अनुनासिक में क्या होगा कि नाक से कम, नाक से कम व मुंह से ज्यादा, नाक से कम व मुंह से ज्यादा क्या निकलती है, वायु निकलती है। ये दोनों में इतना अंतर है। ठीक है, निकलती है। ठीक है, और इनका जहां तक प्रयोग होगा ये दीर्घ में होगा। किसमें होगा, दीर्घ में होगा। जैसे आप लोग लिखते हैं आंख, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि दीर्घ में क्या होता है, अनुनासिक का प्रयोग होता है, अनुस्वार का नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। ठीक है, और शब्द जैसे कि उदाहरण के लिए कांच, ठीक है, ये ऐसे रहेंगे। और सबके सब जो शब्द रहेंगे वो किसके होंगे, अधिकतर जो है तद्भव के शब्द होंगे। किसके होंगे, तद्भव के शब्द होंगे। ठीक है,
समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। अनुस्वार और विसर्ग को ना तो स्वर कहा जाता है ना तो व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग को ना तो स्वर कहा जाता है ना तो व्यंजन कहा जाता है। एक चीज थोड़ा ध्यान रखिए, स्वर की परिभाषा में क्या पढ़े? जो स्व आश्रित हो। ठीक है, कैसा हो? स्व आश्रित हो। हमने लिखा अंक, ये ठीक है, हमने अ के साथ में जोड़ दिया ये, ठीक है, अनुस्वार को, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ने के बाद हम लोग इसको उच्चारित कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? पहले हमने ये पढ़ा कि सेल्फ डिपेंड होते हैं, किसी दूसरे का सहायता नहीं पड़ता, लेकिन इसको तो बोलने के लिए हमको जो है सहायता लेना पड़ रहा है ना इसका। ठीक है, तो इसको स्वर मानेंगे क्या आप? नहीं मानेंगे, स्वर नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि स्वर की स्पष्ट परिभाषा है, हम जानते हैं कि स्वर कैसे होते हैं, स्वाश्रित होते हैं। तो ये स्वर नहीं है। ठीक है, स्वर नहीं है, स्वर में इसको मान लिया जाता है, स्वर नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर है। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए आप लिखते हैं क, अगर मैं बोलूं कि इसको आप विन्यास करिए तो आप बोलेंगे कि इसमें क है और इसमें आप लोगों का जो है क्या है? अ है। ठीक है, मतलब अगर व्यंजन में अगर हम देखें तो व्यंजन में क्या आता है? व्यंजन में पहले व्यंजन आता है, व्यंजन में पहले क्या आता है? व्यंजन, और उसके बाद क्या आता है? स्वर। ये परिभाषा है। ठीक है, अब फिर आइए, अगर मैं इस अनुस्वार की अगर बात करूं तो अनुस्वार में पहले देखो अ आया और उसके बाद जो है क्या आया? अनुस्वार आया। पहले क्या आया? पहले स्वर आया। तो व्यंजन की परिभाषा क्या है कि व्यंजन में पहले क्या आएगा? व्यंजन आएगा, लेकिन इसमें व्यंजन, इसमें जो है क्या आ रहा है? पहले स्वर आ रहा है, तो इसको क्या हम व्यंजन मानेंगे? तो इसीलिए इसको हम लोग ना व्यंजन स्पष्ट मान सकते हैं ना स्वर स्पष्ट मान सकते हैं, लेकिन हम लोग वर्णमाला में इसका स्थान देते हैं। कहां? स्वर में। स्वर में मानते हैं, है नहीं। ठीक है, ना ये स्वर है ना तो ये व्यंजन है। इतना क्लियर है आप लोगों का? ठीक, एक याद रखेंगे, एक नाम और, श्याम प्रसाद दास। ठीक है, श्याम प्रसाद, ठीक है, दास। ठीक है, इनको क्यों याद रखेंगे? तो इनका एक कॉन्सेप्ट इन्होंने एक दिया था, इसलिए इसको इनको याद रखना है। तो क्या कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा समझिए आप लोग। ठीक है, मैं अभी अनुस्वार के बारे में बात कर रहा हूं ना। ठीक है, जैसे अनुस्वार जो होता है आप लोगों का, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा गंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा चंचल। ठीक है, और बताइए अनुस्वार प्रयोग वाले शब्द और क्या क्या आप लोग के दिमाग में आ रहे हैं? चलिए, गंगा हो गया, चंचल हो गया, पतंजलि हो गया। इतना में क्लियर हो जाएगा, मैं इतना लिख रहा हूं। पतंजलि में कौन सा मात्रा रहता है? छोटा ही, छोटा रहता है ना? हाँ, इतना में क्लियर हो जाएगा। मैं क्या बता रहा हूं थोड़ा सा देखिए, जैसे पहले लिखा हूं गंगा। ठीक है, तो गंगा को अगर हम देखें ना तो ये जो शब्द है ये आप लोग का क्लियर नहीं है। ठीक है, हमने इसमें अनुस्वार लगाया हुआ है। ये अनुस्वार मतलब आपका ये जो अनुस्वार है ना, इसका हम जो है प्रयोग करते हैं पंचमाक्षर के समान। ठीक है, किसके समान? पंचमाक्षर के समान। ठीक है, मतलब हम जितने पंचमाक्षर हैं, जैसे क्या क्या है? अंगा है, ठीक है, न्या है, अड़ा है, ठीक है, और क्या है आप लोग का? म है और न है। तो ये जो पांचों पंचमाक्षर है ना, इन पांचों पंचमाक्षर के स्थान पर इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहां किसका प्रयोग होगा? ठीक है, तो देखिए यहां जैसे गंगा लिखा हूं मैं, तो ये हो जाएगा ये ग। अब फिर आइए देखिए, ये जो ग लगा है आप लोगों का और उसके बाद ये ग है, तो ये ग कौन से वर्ग का है? क वर्ग का है। और क वर्ग का पंचमाक्षर कौन है? ये है ना आप लोगों का। ठीक है, तो लगेगा आप लोगों का क्या? यही लगेगा और बनेगा ये ऐसा। ठीक है, समझ में आया? इसको हम ऐसा लिखते हैं। अगर मान लीजिए जैसे चंचल की बात करें तो हमने लिखा च। अब देखिए च के बाद हम लोग का फिर क्या है? च।
तो च का पंचमाक्षर क्या है, च वर्ग का य है ना, ये वाला आप लोगों का। ठीक है, तो इसमें ये बनेगा कैसे आप लोग का, ये बनेगा कुछ ऐसा। अब मेरे को एक चीज और ये बता दीजिए कि ये जो मैं लिखा हूं, ये ऐसा यहां लिखाएगा, ये सही है, या फिर मैं इसको ऐसा लिखूं, ये सही है, दोनों में से कौन सा आएगा, आधा वाला आएगा। ठीक है, तब तो उसमें ऐड होगा ना भाई। ठीक है, ये ऐसा होगा और ये भी क्या होगा, ऐसा होगा, तब जाके वो जुड़ेगा। समझ में आया। तो जितने अनुस्वार हैं उन सब का प्रयोग पंचमाक्षर के समान कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ठीक है, दूसरा चीज और देखिए, ये क्या हो जाएगा, पतंजलि अगर करेंगे तो पतंजलि में क्या हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा प, फिर उसके बाद त, और ये देखो मैं क्या बस बोल रहा हूं उसको देखिए, ये त को नहीं देखना ना आप लोगों का, देखना है ये ज वर्ग को, मतलब ज को, उसके बाद जो है आप लोगों का। ठीक है, तो ज कौन से वर्ग, मतलब ज जिस वर्ग में आता है उसका पंचमाक्षर क्या है, ये है ना आप लोग का सेम ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का ऐसा, पतंजलि। ठीक है, ये ऐसा लिखाएगा। समझ में आ गया। आगे जब वर्ण विन्यास पढ़ेंगे तो वहां मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है, बन जाएगा। ये कुछ रीजन था। तो ये कॉन्सेप्ट को दिया था श्याम प्रसाद दास ने आज से लगभग 100 वर्ष पहले। ठीक है, पहले नहीं मानते थे ऐसा, पहले लिखा भी नहीं जाता था ऐसा। ठीक है, पहले स्पष्ट लिखते थे ऐसा, गंगा ऐसा ही लिखाता था, लेकिन गंगा धीरे धीरे ऐसा इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, वैसे ही चंचल ये आप लोग का पहले ऐसे ही लिखाता था। और भी बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि पुष्पांजलि। ठीक है, ये लिख रहे हैं ऐसा, लेकिन ये अनुस्वार का जो प्रयोग होना है वो स्थान पर हुआ है पंचमाक्षर का। एक चीज ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अनुस्वार के बारे में एक चीज कि अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर के रूप में किया जा सकता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अनुस्वार का जो प्रयोग है, आप लोग लिख पा रहे हैं ना। ठीक है, मैं धीरे धीरे मैं खुद लिख रहा हूं ताकि आप लोग अपने हिसाब से लिख पाए ना। ठीक है, एक चीज और कि पंचमाक्षर, ठीक है, पंचमाक्षर का उपयोग, ठीक है, पंचमाक्षर का उपयोग अर्थ के आधार पर बदलता है। ठीक है, पंचमाक्षर का उपयोग अर्थ के आधार पर बदलता है। ठीक है, तो पंचमाक्षर का उपयोग अर्थ के आधार पर कैसे बदलता है, और ये होता है केवल संधि में। किसमें होगा, संधि में। आगे हम पढ़ेंगे, मैं वहां फिर और डिटेल में बोलूंगा, सिर्फ संधि पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, जैसे हमने लिखा मान लीजिए रामायण। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रामधन क्या हो जाएगा, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे ना। अब पंचमाक्षर में क्या क्या है देखिए, अंग है, य है, फिर उसके बाद आप लोग का अड़ है, और फिर आप लोग का क्या है, न म। ठीक है, चेंज हो गया जो भी। अब देखिए ऐसा लिखते हैं क्या संधि जब करते हैं तो हम लोग, अयण लिखते हैं क्या जब संधि करते हैं तो, नहीं लिखते ना। ठीक है, ये लिखाता है आप लोगों का अ, य और न, ऐसा लिखाता है। मतलब देखिए ये जो अड़ा है ये चेंज होकर के क्या में बदल गया, न में बदल गया। मैं यही बता रहा हूं आप लोग को कि पंचमाक्षर का जो परिवर्तन है वो अर्थ के आधार पर बदल जाएगा, एक के स्थान पर दूसरा का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, ऐसा समझ में आ गया। बोर थोड़ी हो रहे हैं। ठीक, कुछ समझ नहीं आ रहा है इतना में, किसी को कुछ डाउट है, सब लाइफ समझ में, छत्तीसगढ़ी में थोड़ा अच्छे से बताएंगे। समझ में आया, आ गया ना। एकदम बैठे हैं आप, सबसे आइडियल बच्चे लग रहे हैं आप पूरा क्लास के। इतना में अगर किसी को कुछ भी परेशानी है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। कितना टाइम हो गया, ओ उसमें मत देखिए, वो क्लास का जो टाइम चल रहा है ना उसको देखिए, उसमें कितना टाइम हो गया। अभी 40 मिनट हुआ है, 40 मिनट हुआ है, और थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नहीं नहीं, केवल दो हैं, दो हैं केवल, अर्धस्वर में दो को ही मानते हैं।
फिर डिटेल करूंगा ना उसको, है ना। अभी अभी उतना में रखे रखिए, फिर अभी अब पढ़ेंगे हम लोग, क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है, सब अभी पढ़ेंगे। वर्णमाला कम से कम जो है, हाँ 3-4 दिन लगेगा ना। अभी अभी तो नहीं हुआ है कुछ। कैसे नहीं आ रहा है, दूसरा कर दिया। चलो आगे देखें इधर। अब हम लोग अनुस्वार और विसर्ग के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जैसे स्पर्शी व्यंजन को मैं जो भी बताया तो उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे मैं उसको डील और करूंगा। मैं लास्ट में जो हम लोग पढ़े ना, जैसे कि आप लोग का पढ़े हम लोग जो है किसके बारे में, द्विगुण व्यंजन अड़ा के बारे में, जैसे कि ये ढड़ा ऐसा लिखते हैं, और नई ध्वनि कौन सा था हम लोग का, जो र था, ये ऐसा, ठीक है। ये तीनों के बारे में समझ लीजिए, ये कैसे हैं, मतलब इनका यूज कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग इसका यूज करते हैं जो है किसके समान, ड के समान, मतलब ड के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, ध के स्थान पर, और इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग जो है ल के स्थान पर, ठीक है। किसके स्थान पर, ल के स्थान पर। ये बस इतना है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग अड़ा लिख रहे हैं ना, ठीक है, मतलब ये सब इसके स्थान पर प्रयोग होता है। और ज्यादातर आप लोग का ने ये ना, जो जहां ठेठ हिंदी बोला जाता है, ठेठ हिंदी, ठेठ और कठोर हिंदी, जैसे यूपी के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे बांदा सुने होंगे, यूपी का जो है उत्तर प्रदेश का एक जो है प्रसिद्ध स्थान है बांदा, ठीक है। और मुजफ्फरपुर, यहाँ यहाँ ना शब्दों को कुछ ऐसा बोला जाता है कि आपको लगेंगे कठोर कठोर एकदम, ठीक है। मतलब वहां आप लोग को ना मृदु वर्णों का प्रयोग नहीं मिलेगा शब्दों में, एकदम कठोर कठोर मिलेगा, ठीक है। तो जैसे हम इसके स्थान पर जो है ये लिख रहे हैं, इसके स्थान पर ये कर रहे हैं, तो ये सब के सब का प्रयोग ना हम लोग का जो है किसी भी वर्ण के मध्य में हो सकता है, या फिर आप लोग का जो है अंतिम में हो सकता है, ठीक है। कहां हो सकता है, मध्य में या फिर अंतिम में। एक चीज ये, जैसे आप लिखते हैं मान लो मेंढक, ठीक है, तो कहां लिखते हैं हम लोग, ढक कहां लगा रहे हैं, बीच में, शुरू में लगा के नहीं लगाते आप, ठीक है। लगेगा कहां आप लोगों का, बीच में या तो आखिरी में। या जैसे आप लोग लिख दिए कपड़ा, तो यहां कहां आ रहा है, आखिरी में आ रहा है। जैसे लिख दिए सड़क, यहां कहां आ रहा है, बीच में आ रहा है, शुरू में कभी नहीं आएगा, ठीक है। और इसका जो प्रयोग है ना, ये ल के जैसे किया जाता है। जैसे अगर हम लोग खाली बोल रहे हैं केला, ठीक है, केला, तो केला शब्द जो है उसमें ल का स्पष्ट उच्चारण है, ठीक है। लेकिन वहां जो है ना, कुछ क्षेत्रों में केला को केला नहीं बोलते, बोलते हैं केड़ा। अब केड़ा को आप ऐसा लिख दिए तो अर्थ का अनर्थ हो गया, ठीक है। बोल रहे हैं भले ही केड़ा, ठीक है, लेकिन वो वास्तव में ना ये वाला ल वहां जो है प्रयोग होगा, ठीक है, ये इस प्रकार से, ठीक है। और इसका जो आप उच्चारण करेंगे ना, तब ये आप लोग का केला, मतलब ल में अड़ा का उच्चारण है, ठीक है, तब जाके आप लोग का वो नई ध्वनि है। ल में किसका उच्चारण है, अड़ा का उच्चारण है। इसको पढ़ेंगे कैसे, र र, ठीक है। ल का उच्चारण के साथ में आपको अड़ा का भी उच्चारण करना है, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे इसको, र, ठीक है। नहीं बोल के देखते आप लोग, ठीक है, मैं ही बोल के कितना बोलूंगा, बोल के देखा करिए, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, र, ठीक है। जीप जीप ऐसी हो जाती है ना, नाक देता जैसे, जब ल बोलते हैं तो, ठीक है, र, ठीक है। बीच वाला जीप ऊपर उठ जाता है, लेकिन आपको अड़ा का भी साथ में क्या करना है, उच्चारण देना है, ऐसा, ठीक है। समझ में आया, बनेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको जानना है, याद रखना है। इसके अतिरिक्त जो भी और पढ़ेंगे वो डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब कुछ ध्वनियों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक आप लोग का होता है जो है संपृक्त, ठीक है। एक आप लोग का होता है संयुक्त, ठीक है। और एक होता है आप लोग का युग्मक, ठीक है, युग्मक। ये कुछ ध्वनियां हैं जिसको वर्णमाला के अंतर्गत आप लोग को ध्यान रखना है, तीनों, ठीक है। संपृक्त ध्वनि का मतलब है कि जब किसी शब्द के मध्य में, ठीक है, किसी शब्द के मध्य में अर्धवर्ण का प्रयोग हो, किसी शब्द के मध्य में अर्ध वर्ण का उपयोग हो, किसी शब्द के मध्य में अर्धवर्ण का उपयोग हो, तो आप लोग का क्या कहलाता है, संपृक्त ध्वनि। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा संबल, ठीक है,
संबल। ठीक है, तो संबल जो लिखा हुआ शब्द है, देखो यहां पर जो है ये स आया, उसके बाद जो है अर्धवर्ण, वह अर्धवर्ण क्या आ रहा है, म आ रहा है, उसके बाद हम लोग का क्या आ रहा है, ब आ रहा है। ठीक है, तो बीच में अर्धवर्ण आया हम लोग का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बीच में मतलब ऐसा नहीं ना कि इधर एक शब्द इधर एक शब्द बीच में यही पड़ रहा है, ऐसा नहीं ना। ठीक है, 3-4 शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन शुरू में नहीं पढ़ना चाहिए और आखिरी में नहीं पढ़ना चाहिए, बस समझ गए। दूसरा चीज संयुक्त। ठीक है, किसी शब्द के प्रारंभ में जब अर्धवर्ण का प्रयोग हो, किसी शब्द के, ठीक है, प्रारंभ में, किसी शब्द के प्रारंभ में जब अर्धवर्ण का प्रयोग हो, अर्धवर्ण का उपयोग हो। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए ग्लानी। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोग का कहां आ रहा है, ग शुरू में ही आ रहा है, आ रहा है ना। ठीक है, तो ऐसे शब्द आप लोग के क्या होते हैं, संयुक्त ध्वनि। ठीक है, बनेगा। समान वर्ण का प्रयोग कहीं भी हो एक साथ, समान वर्ण। ठीक है, समान वर्ण का एक साथ, समान वर्ण का एक साथ उपयोग हो, परंतु एक वर्ण अर्ध हो। ठीक है, परंतु एक वर्ण अर्ध हो। तो कितने वर्ण प्रयोग हो रहे हैं, कुल मिला के 2 हो रहे हैं। ठीक है, क्या बोला गया, समान वर्ण एक साथ उपयोग हो, तो समान वर्ण एक साथ उपयोग हो तो कितने होंगे, 2 होंगे यहां। ठीक है, लेकिन उनमें से एक कैसा होगा, अर्ध होगा। ठीक है, कैसा होगा, अर्ध होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा बिट्टू। ठीक है, बिट्टू। ठीक है, तो यहां भी ट है, यहां भी क्या है आप लोग का, ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसे हमने लिखा, जैसे मान लीजिए कक्का, बोलते हैं ना ऐसा, कक्का। ठीक है, बोलते हैं ऐसा, हुक्का। ठीक है, ऐसे शब्द आप लोग किसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, बनेगा, कोई परेशानी इतना में। ये कौन सी ध्वनि है, क्या है, कितने लोग बोल रहे हैं कि ये जो है संपृक्त है, कितने लोग बोल रहे हैं युग्मक है। युग्मक है, और कितने लोग बोल रहे हैं संयुक्त है। हाँ, मतलब संपृक्त है, कोई नहीं बोल रहे हैं संपृक्त है बोल के। एक वर्ण, एक शब्द में 2 ध्वनियां हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आया। जरूरी नहीं कि आप जो है वहां एक ही ठो को लेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है। दूसरा बात, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि युग्मक का ज्यादातर उपयोग ना, युग्मक ध्वनि उन ध्वनियों को मानते हैं ज्यादातर जो आखिरी में हम लोग का लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप जो है इसको अधिक आंसर के तौर पर जो आप इसी को लेंगे, संपृक्त को ही। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये जरूरी थोड़ी है कि आप लोग का वो समान हो या ना हो। ठीक है, आखिरी में समान हो, ये अधिक महत्वपूर्ण है युग्मक के लिए। ठीक है, आप लोग इसको जो है मानेंगे क्या, संपृक्त। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये लास्ट में उच्चारण देगा, लास्ट में। ठीक है, किसमें देगा, लास्ट में, बनेगा। और कुछ परेशानी, चलिए बताइए ये क्या है, ये जो संपृक्त है ये खुद क्या है बताइए। संपृक्त ही है, संपृक्त क्या है, संपृक्त ही है। ठीक है, संयुक्त क्या है बताइए, क्या है, संपृक्त है। कैसे बोल रहे हैं संपृक्त है, ये इसके थ्रू से ना, क्या समान क्यों होगा संपृक्त में, युग्मक कहां बोल रहे हैं, वो तो संपृक्त बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है, चलिए बताइए ये क्या है।
क्या है? संयुक्त है और संपृक्त नहीं है। संयुक्त में लिखा है शुरू में अर्धवर्ण, शुरू में है कि नहीं? तो पहले तो यही आना चाहिए, उधर उधर क्यों भागे बीच में? शुरू में अर्धवर्ण आ गया तो पहले संयुक्त बोलिए, उसके बाद संपृक्त बोलिए। तो पहले संपृक्त में आ रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये दोनों होगा ना आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि यहां पर बीच में भी पढ़ रहा है ये, ठीक है। भले आखिरी शब्द है लेकिन बीच में ही मानेंगे ना, बीच में तो ना आ रहा है ना, त के बीच में और ल के बीच में तो आधा ना आ रहा है ना, और शुरू में अर्धवर्ण आ रहा है, मतलब ये दोनों के दोनों होंगे, ठीक है। क्लांत का अर्थ होता है थका हुआ, ठीक है, क्लांत का अर्थ होता है थका हुआ, ठीक है, समझ गए इतना? आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं स्वर के बारे में। अब स्वर को हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे अब, ठीक है। इसका जो है हम लोग कैसे जो है क्लासिफिकेशन करेंगे, कौन से जो वर्ण है वो क्या है, ठीक है, सबका, ठीक है। स्वर की जो संख्या है कुल मिला के 13, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितना? 11, ठीक है। हम लोग जो संस्कृत में ये लगाते हैं री, ये, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से जो है आप लोग का स्वर में गिना जाता है, अतिरिक्त स्वर में, ठीक है। किसमें? अतिरिक्त स्वर में गिना जाता है, ठीक है, जिसको हम किसी में भी लगा सकते हैं, ठीक है, किसी में भी हम लोग लगा सकते हैं। इसका जो अर्थ होता है ना, ये आप लोग का ये री के समान उच्चारण देता है, र नहीं है, वो री है, ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ आप लोग का जो है जो हल का प्रयोग होता है, हल का, ठीक है, जैसे कि आप बोलते हैं, जैसे मान लो हमने लिखा किसी का नाम वगैरह में संस्कृत में नहीं लगाते जी, ये नीचे में ये हल लगाते हैं ना, ठीक है, हाँ, हलंत का, हलंत का हल भी बोलते हैं, हलंत चलेगा। तो ये नीचे में जो लग रहा है ना, ये भी आप लोग का अतिरिक्त स्वर में ही गिना जाता है, लेकिन संस्कृत में, इसमें गिनेंगे, संस्कृत में गिनेंगे, समझ में आ रहा है? री का जो लघु है वो ऐसा होता है, लेकिन री का जो दीर्घ है वो ऐसा होता है, ये भी आप लोग का अतिरिक्त स्वर में गिना जाता है, ठीक है। जब हम लोग ऋतु लिखते हैं, ऋतु, तो ऋतु ऐसा नहीं लिखाता, ऋतु लिखाता है ऐसा, ठीक है। तब यहां जो ये री लग रहा है ना, ये भी एक प्रकार का स्वर ही है, क्या है? एक प्रकार से स्वर ही है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अतिरिक्त स्वर के तौर पर जो है वर्णमाला में उपयोग होते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बनेगा। एक चीज जैसे मैंने बताया आप लोग को, यहां इसके बाद जो कौन सा आप लोग का अनुस्वार का, ठीक है, तो अनुस्वार का जो प्रयोग हो रहा है वो किसके समान हो रहा है? तो पंचमाक्षर के समान हो रहा है, आप लोग का अंग के समान, य के समान, अड़ के समान, या फिर आप लोग का म या तो फिर न, इनके समान हम लोग का उपयोग हो सकता है, ये हम देख चुके, ठीक है। वैसे ही आप लोग का जो विसर्ग है ना, तो विसर्ग को ध्यान रखना कि विसर्ग का जब प्रयोग होगा ना, वो ह के उच्चारण के साथ होता है, किसका? ह का उच्चारण के साथ में। आप बोलते हैं जैसे कि ह करके, तो ह आ रहा है ना, ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे आप लोग, हंसीएगा मत कहीं कोई बोल रहे तो, जितना अंदर से उच्चारित होने वाला जो आप लोग का वर्ण है ना, सबसे अधिक आपकी जो क्या बोलना चाहिए उसको, ठीक है, मतलब प्राण वायु पूरी निकलती है सबसे ज्यादा किसमें? ह के उच्चारण में, ठीक है, और उससे भी ज्यादा निकलती है आप लोगों की किसमें? विसर्ग में, क्योंकि पहले आप अ बोल रहे हैं फिर ह बोल रहे हैं, तो अ में हल्का और ह में जो भी बचा है निकाल ही दीजिए, और ठीक है, ऐसा समझ गए, इतना बनेगा, ठीक। तो ये चीज हो गया इतना, ठीक है, ये अतिरिक्त चीजों को भी याद रखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग जो है एक देख लेते हैं, सबसे पहला लिंग के आधार पर स्वर, ठीक है, लिंग के आधार पर स्वर, ये पहला है, लिंग के आधार पर स्वर। तो लिंग के आधार पर स्वर जो है वो दो होंगे, एक होंगे आप लोग के जो पुल्लिंग के हैं, ठीक है, और एक आप लोग का क्या? स्त्रीलिंग के, ठीक है। कुछ वर्ण ऐसे हैं ना जो अपने आप में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को बताते हैं, ठीक है, तो ज्यादा इसमें नहीं बोल रहा हूं, आप याद रखना ई को और ई को और री को, ये आप लोग के क्या हैं? स्त्रीलिंग है। और इसके अतिरिक्त जो भी बचे आ, ठीक है, और लिख नहीं रहा हूं पूरा, ठीक है, आप समझ गए ना।
अगर ये कहीं पर लगा हुआ है ना, तो आपको उसको शब्दों को ज्यादा इधर उधर करना नहीं है, आपको समझ जाना है कि वहां वो अपने आप में क्या स्त्रीलिंग है। जैसे कहीं जैसे कहीं लिखा है इमली, इमली क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। मतलब ऋतु लड़के का नाम थोड़ी होता है, लड़की लड़कियों का ही रखते हैं ना, रख देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये आप लोग के ज्यादातर क्या है, ये स्त्रीलिंग को बताते हैं, ठीक है। बन जाएगा इतना, ठीक। आगे देखिए, आगे आप लोग का एक चीज और ध्यान रखेंगे, मूल स्वर, मूल स्वर, ठीक है। या इसी को आप वास्तविक बोल सकते हैं। तो कितने हैं? तो अ, ठीक है, ई, उ और री, वास्तव में ना यही है, ठीक है। और बाकी जो बने हैं ना, वो इनसे बने हैं, ठीक है। मूल कितने हैं ये, और बाकी जो स्वर हैं वो इनसे बने हैं, इनकी सहायता से जो है वो बनेंगे आगे, ठीक है। समझ में आ गया? एक चीज और ध्यान रखेंगे, मूल स्वर कितने हैं? तो मूल मूल स्वर 11, मूल स्वर कितने हैं? 11। मैं यहां मूल स्वर का मतलब ना आप लोगों का बिना किसी चीज, मतलब होल क्लासिफिकेशन के बेस पर बोल रहा हूं। मूल स्वर कितने हैं? 11। अगर बोलेंगे कुल स्वर कितने हैं, तो कुल स्वर कितने हैं? तो 13, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे, मूल स्वर कितने? 11, और कुल स्वर कितने? 13। बनेगा इतना। मात्राओं की संख्या अगर देखें हम लोग, ठीक है, तो मात्रा कितने हैं? तो मात्रा है आप लोगों के 10। अगर खड़ी की बात करें तो खड़ी कितनी है? तो खड़ी है आप लोग का 12, पढ़ते हैं ना 12 खड़ी, ठीक है, वही चीज है। समझ में आ गया? तो मूल स्वर कितने हैं आप लोग के? 11, कुल स्वर 13, मात्रा है 10, और खड़ी है कितने? 12। आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। जैसे आप लोग 12 खड़ी में क में अप्लाई करेंगे तो बनेगा ना ये आप लोग का क, का, ये ऐसा, ठीक है। समझ में आ रहा है? और मात्रा आप लोग के 10 हैं, तो 10 में ये जो मैं 11 बोल रहा हूं ना, इसमें आप जो है 11 में ना ये री को छोड़ दीजिए, और बाकी जितने बचे हैं ना वो 10, वो सब मात्रा है। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? जैसे कि आप लोग का ये री है, अनुस्वार है, और आप लोगों का क्या है? विसर्ग है। तीनों को छोड़ देंगे तो कितने बचे? 10 बचे ना। तो ये 10 क्या है? वास्तव में ये मात्रा है। आप उसको आप कुछ भी लगाइए, फिर उसके बाद क में लगाइए या कोई भी व्यंजन में लगाइए। आगे समझ में इतना। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, मूल स्वर 11, कुल स्वर 13, मात्रा 10, और खड़ी कितने? 12। मात्रा में आप लोग जो है छोड़िएगा अनुस्वार, विसर्ग और री को, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे, आगे आप लोग का तीसरे नंबर पर तीसरा हम लोग का जो विभाजन है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर। ये आपके कुल मिला के जो कितने होते हैं? तो ये 4 होते हैं, मतलब 4 प्रकार है, ठीक है। जिसमें हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले नंबर पर है आप लोग का कौन सा? हम्म, अग्र क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, सबसे पहला जैसे विवृत, अर्धविवृत, अर्ध संवृत और संवृत, ये कुल मिला के जो है कितने हैं? ये 4, ठीक है। इनको ना अगर हम लोग देखें क्रम से ना, तो यहां जो आप लोग का ये नीचे से इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऊपर से भी करेंगे फिर भी बनेगा। मतलब सबसे ज्यादा ना इसमें खुलेगा, विवृत में, मतलब मुंह पूरा खुलता है, ठीक है। मुंह क्या होता है? पूरा खुलता है, ठीक है। और इसमें आप लोग का क्या आता है? आ, ठीक है। सबसे अधिक
मतलब जितना ज्यादा आप मुंह को खोल के इसको बोलेंगे उतना अच्छा उच्चारण होगा किसका, आ का। ठीक है, उसके बाद है अर्ध विवृत। ठीक है, तो इसकी तुलना में कम खुलेगा इसमें। ठीक है, या ये बोल सकते हैं आधा खुलता है, मुंह कैसा खुलता है, आधा खुलता है। ठीक है, जिसमें आप लोग का जो है कौन कौन से आ जाएंगे, इसके जो मतलब ये ए है और जो औ है, ये दोनों के दोनों, और साथ में आप लोग का क्या, अ आधा खुलता है लगभग। एक चीज और याद रखेंगे कि अ को ना न्यूट्रल भी मानते हैं, उदासीन मानते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अ को बोल रहे हैं ना, तो मतलब आपको इसमें किसी प्रकार से ज्यादा लेन देन करना नहीं पड़ रहा है, ज्यादा तामझाम नहीं, अ मतलब आप लेटे लेटे बोल दो, क्या बोल रहे हो, अ। ठीक है, मतलब ज्यादा किसी प्रकार से आपको जो है जोर लगाना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम लोग अर्धविवृत में लिख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक प्रकार से क्या है, न्यूट्रल भी मानते हैं इसको या उदासीन मानते हैं। ठीक है, बनेगा। उसके बाद देखिए नीचे, इसकी तुलना में कम खुलेगा इसमें। ठीक है, सबसे ज्यादा खुला ये, उसके बाद थोड़ा सा कम खुलेगा, उसकी तुलना में फिर और कम खुलेगा, और इसमें तो फिर बहुत कम खुलेगा। ठीक है, ऐसा मतलब सबसे ज्यादा यहां, तो ये क्रम है एक प्रकार से। तो इसमें क्या होगा, अर्ध संवृत में आधा से कम खुलता है, आधा से कम खुलता है। कभी कभी ना थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ कुछ एग्जाम में जो है ये इस प्रकार से रहता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। मुख द्वार पूरा खुलता है, मुख द्वार आधा खुलता है, मुख द्वार आधा खुलता है, आधा बंद रहता है। ठीक है, क्या बोला, समझ में आया। तो आधा खुलता है आधा बंद रहता है, वो अर्ध संवृत है। आधा ही खुलेगा, वो क्या है, अर्ध विवृत है। आधा खुलता है आधा बंद रहता है, वो क्या है, अर्ध संवृत है। मुख द्वार नाक के बराबर खुलता है, वो क्या है, संवृत है। समझ में आया, बन जाएगी इतना। ठीक है, तो आधा से कम खुलता है इसमें, तो क्या क्या आ जाएंगे, इन दोनों के छोटे, छोटा ये ए और आप लोगों का क्या, ओ। और समृद्ध में क्या होगा, ना के बराबर खुलता है। ठीक है, ना के बराबर खुलता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, और ई, और आप लोग का जो है उ और उ। ठीक है, और री में भी कहां खुल रहा है, खुल रहा है क्या री में, री, री नहीं खुल रहा है। ठीक है, ये भी किस में आएगा, इसी में आएगा। ठीक है, ना के बराबर खुलता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अभी और है, जो भी 5-7 बचे हैं अभी स्वर का। ठीक है,